न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम पैनलिस्ट को शमसन जावेद और मेरी साथी मेजबान शीरी असलम की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, आज बेटी, बहू, माँ, बहन, बीवी, यहाँ तक के नन्ही परियां जो आंगन की खूबसूरती में इजाफा करती हैं, इन नन्ही परियों को फूल बनने से पहले ही जिनसी हवस के पुजारी दरिंदे अपनी हवस का निशाना बनाकर हमेशा के लिए रोन देते हैं। आज औरत का तल्लक चाहे अक्सरियत से है या अकलियत से है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार वो कहीं भी महफूज नहीं। यहाँ तक कि वो अपने सगे रिश्तेदारों में भी महफूज नहीं। क़यामत की निशानियां अफ़वाज़िया दिखाई दे रही हैं। 14 अगस्त जश्न आज़ादी से लेकर ऐसे वाक़यात की वीडियो वायरल हुई है कि सर शर्म से झुक जाते हैं। अलमिया का जिक्र हर कोई कर रहा है, चाहे चैनल है, न्यूज़पेपर है, कोई भी है, लेकिन कोई इसका हल बताने से काफ़िर है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए हमने बेटी बचाओ तहरीक पाकिस्तान के अहम ओहदेदारान को आज अपने टॉक शो में मदऊ किया है ताकि हम इनसे बात करें कि इसका मकसद क्या था, क्या वो मकसद में कामयाब हुए। इससे पहले कि मैं सारी गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं श्री असलम जो खुद एक सोशल वर्कर हैं, फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारा उनका ऐसा अवाम के साथ तल्लक जुड़ा हुआ है कि वो करीब से देखती हैं, ना सिर्फ देखती हैं बल्कि बोलती भी हैं। तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि ये जो सिनेरियो इतना खतरनाक, एक कोई औरत महफूज नहीं नजर आ रही, कितना बड़ा अलमिया हमारे सामने आया कि 400 लोग मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त के रोज उसको जैसे बाल होता है उसको उछाल रहे हैं, उसको यहाँ तक जख्मी किया। अब कहते हुए बड़ी शर्म आती है। फिर आप उसी को रिलेट कर लो, मोटरसाइकिल का वाकया आ गया, एक जिनकी रक्षा है उसमें बैठी माँ बेटी बैठी हुई तो कहाँ क्या हरकतें हो रही। फिर कराची में एक ऐसा ही वाकया हो गया कि एक शोर ने अपनी जो साबका बीवी यंग बिल्कुल उस पे जो है तेजाब फेंक दिया। हालात तेजाब पे सख्त पाबंदी है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये आप शीरी, आप इसको कैसे देख रही हैं? ये इंसान दरिंदे किस तरफ चल निकले हैं? ये पाकिस्तान की इक़्तिदार इस तरह की नहीं थी, जिसकी बेटी थी सबकी बेटी होती थी, बहन थी सबकी बहन थी, माँ थी सब इज्जत एक थी। ये क्या हो गया कि ये सारे उसके जो है धज्जियां उड़ गई हैं हया की, इज्जत की। तो जी शीरी। मेरी तरफ से सबको सलाम और अपने पैनलिस्ट को भी और स्पेशली आपको कि आपने इतने अच्छे और इतने अहम इशू पे बात स्टार्ट की। जैसे कि आज का प्रोग्राम है कि बेटी बचाओ तहरीक, आप यकीन करें जब ये मैंने देखा ये मीनार पाकिस्तान वाला वाकया, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी और वो भी मतलब हम जैसों ही की तरह की थी। लेकिन मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा शहर, इतना सिविलाइज्ड शहर जिसको लाहौर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पे लड़कों ने ये हरकत करते हुए खौफ महसूस नहीं किया, तो क्या बाकी शहर महफूज है? जैसे हम जो जैसे छोटे एरियाज में रहते हैं, हमारे एरियाज जो हैं वो उतने बड़े नहीं है, उतने डेवलप भी नहीं है और उतनी इसमें ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है कि पुलिस जल्दी आ जाए। ये और बताया गया कि पुलिस भी वहां 2-2.5 घंटों के बाद आई। मतलब मैं यकीन करें, मैं पर्सनली मैं बहुत अपने आप को बाहर निकलते हुए मैं हेजिटेट करती हूँ। हालांकि आप देखते हैं कि मैं बड़ी बोल्ड हूँ, मैं बड़ा बोल्ड बोलती हूँ, मैं डरती भी नहीं हूँ। मैं अक्सर कह रही थी कि मैं खुदा के अलावा किसी से नहीं डरती, लेकिन ये देख के तो लगता है कि हमें इंसानों से ज्यादा डर लगता है और हमें ज्यादा डरना चाहिए
क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा किसी को कुछ भी कर जाए। और जैसे आपने रक्षा वाले की बात की, ये इस लड़की के लिए तो कहा जाता है कि इसने खुद बुलाया था, फिर ये फ्लाइंग किसेस देती रही है और ये करती रही है और वो करती रही, बहुत जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं हैरान थी कि वहां देखें जो रक्षे में जिस बंदे ने कोई, मेरा ख्याल है डेयर किया हुआ था या कोई स्टंट कर रहा था, वो गया और जाके उस रक्षे में से किस कर आया। मतलब इंसान, हम क्या ये लोगों को पेश कर रहे हैं। आजादी है, अगर जश्न आजादी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मादर पितर आजाद हो जाए, शुतरे बेमुहार हो जाए। और अगर इसी तरह की आजादी चाहिए तो खुदारा मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को उसी वक्त पनिश करना चाहिए था, उसी वक्त सजा देनी चाहिए। कहते हैं जो डिलेड जस्टिस होता है वो भी एक क्राइम होता है, जी, क्रिमिनल ये होता है। देखिए कितना बड़ा लोगों ने हमारे साथ शेयर किया, अमेरिका, दूसरे ममालिक ने, कि एक ऐसा वाकया हुआ, उन्होंने सबको पकड़ा भी और चौक पे उन नंगा करके वो सजा दी ताकि दूसरों के लिए इबरत हासिल हो। अभी तक बिल्कुल, अभी तक मुजरिम कंप्लीट पकड़े भी नहीं गए, पकड़े नहीं गए, और कितनी देर लग जाएगी ये खुदा ही जाने कितनी है। कोई पता और नहीं है। जब तक हमारा कानून इसमें सख्त नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो आज इस तरफ भी हम चलते हैं कि आज बेटी बचाओ तहरीक पाकिस्तान के हमारे साथ जो बानी चेयरमैन हैं नईम साहब हमारे साथ हैं। फिर हमारे साथ यूसुफ अदनान हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, मरकजी हैं, और परवेज भट्टी जो पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं छोटा-सा। पहले हम हम पूछते हैं इनसे कि बेटी बचाओ, आप बात जब हो रही थी, तो बेटी बचाओ तहरीक पे आपने थोड़ा-सा बात की थी। तो आपने जो बात की है हम इनके साथ बात करते हैं। लेकिन जरूर। आप ज़रा बात कीजिएगा कि ये जो बेटी बचाओ तहरीक आपकी समझ में क्या आया था? अच्छा, मेरे जो चेयरमैन साहब हैं उनसे क्वेश्चन है, हुँ, जो भी इस तहरीक को चला रहे हैं, और मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है इन लोगों के साथ। जी। और मुझे तो जब कहा गया कि आपने होस्ट करना है इस प्रोग्राम को बेटी बचाओ, तो हुँ, मुझे ये थोड़ा सा ऑड सा लगा ना नाम। मैंने कहा, मैंने डायरेक्टली सैमसन भाई से कहा, मैंने कहा हुँ। ये तो नाम थोड़ा सा अजीब है, इसको थोड़ा कैसे ज़हन में आया कि आप लोगों ने रखना है बेटी बचाओ? मतलब कुछ बताएँगे, इसका बैकग्राउंड बताएँ हमें, कुछ ऐसा बताएँ कि ये कैसे आप लोगों के माइंड में आया कि आप लोगों ने यही नाम रखना है अ बेटी बचाओ? जी, नईम याकूब साहब, आप ज़रा बताइएगा कि आपने कौन-सा ऐसा आपको आपने महसूस किया? हाँ, ये नाज़रीन, जो मेरी समझ में आया मैं थोड़ा-सा ये बता के इनकी तरफ ही माइक करता हूँ। हुँ, हुँ। तो क्योंकि माइनर हमारी बच्चियाँ हैं, उसपे जो इस किस्म का जो फ़ोर्स कन्वर्जन का एक सबसे बड़ा अलमिया था, इसी की मेरा ख़्याल है कि बेटी बचाओ इसी तरह के नतीजे में। नहीं याकूब साहब, आप क्या कहेंगे? आपका क्या था इसके पीछे क्या राज़ व मक़ासद से? जी। जी, जी। सबसे पहले तो मैं बेटी बचाओ तहरीक के तमाम साथियों हुँ, की तरफ से और हुँ, अपनी तरफ से आपका और श्री असलम साहबा का निहायत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और एनसीएन टीवी का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपना जो तारुफ़ है बेटी बचाओ तहरीक का और अपना मौक़िफ़ जो है वो नाज़रीन तक पहुँचा सकें। बात हो रही थी बेटी बचाओ तहरीक के नाम की। तो जी, आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और श्री असलम साहबा ने भी उसकी थोड़ी-सी वज़ाहत की और उन्होंने कहा कि मुझे अजीब-सा लगा। ये वाक़ई बात ठीक है। लेकिन ये इस नाम में ऐसी एक चीज़ है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। ये एक मैं समझता हूँ कि इसमें एक दर्द है, इसमें एक सोच है, हुँ, इसमें एक फ़िक्र है। तो हम बेटी बचाओ तहरीक को इस नज़रिए से लेकर आए हैं कि ये बेटी बचाओ तहरीक एक फ़िक्र है, एक सोच है और ये सोच और फ़िक्र कौन-सी है और किसके लिए है? ये फ़िक्र ह हमको अपनी बेटियों के लिए है, हुँ, पाकिस्तान की बेटियों की फ़िक्र है, जिनको 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। उनको अगवा कर लिया जाता है, फिर उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है।
तो शुरू-शुरू में तो हमें ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि आपने कौन-सा ये नाम रख लिया है बेटी बचाओ तहरीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाम हमें एक रोया में मिला, एक उस चीज़ से मिला जिससे दर्द शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है वो बेशक नाम हर किसी को अजीब लगता होगा, लेकिन इसमें इतनी कशिश है कि हर कोई चाहता है कि हम इसका हिस्सा बने। तो इसके लिए मैं समझ के लिए अब तक जो हमारी जो प्रोग्रेस है पूरे पाकिस्तान में, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील की सतह पर, हर यूनियन की सतह पर अपने कोऑर्डिनेटर जो बनाए हैं और जो खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं लोग, वो बहुत बड़ी हमारी प्रोग्रेस है और हम समझते हैं कि हमने इसमें बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। पूरे पाकिस्तान के अलावा चारों सूबों में और पूरे यूरोप में लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं और अनकरीब हम थोड़े दिनों तक उनके नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे ताकि जो तमाम लोग जो बाहर के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको बेहतर तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकें। दूसरी बात हम करते हैं कि जो बेटियां हैं वो सबकी साझी हैं, माँ बहन बेटी सबकी साझी। जब हम बात करते हैं हमारी बेटियां हैं, इनका मजहब का मसीही हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या किसी भी अकीदे से, नस्ल से इनका तल्लक हो, बेटियां सबकी साझी हैं और हम बेटी बचाओ तहरीक जो है बिला तफरीक रंग, मजहब, नस्ल हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अगर कोई पाकिस्तान में कोई भी बेटी के साथ कोई ज्यादती होती है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और सबसे ज्यादा बात जो हम करते हैं वो करते हैं इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए और मौसर कानून साजी होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसके लिए कानून साजी जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून साजी के बगैर इसकी रोकथाम जो है मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारी मिट्टी है और हम यहाँ के वासी हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदा रहे, सलामत रहे और इसकी बेहतरी के लिए ताकि दूसरे ममालिक में या पूरी पूरी दुनिया में इज्जत और वकार से पाकिस्तान का नाम लिया जा सके। हम चाह रहे हैं यहाँ हम पाकिस्तान में बात करते हैं तमाम बेटियों की, हम तमाम कौमों की बेटियों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बेटियों की बात करते हैं। इसमें एक बात हम ये भी करते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ ये हमारी मासूम बच्चियां जिनसी ज्यादती का शिकार हो रही हैं, कत्ल हो रही हैं, अगवा हो रही हैं, वहाँ खसूसी तौर पर हम ये भी बात करना मैं चाहूंगा बेटी बचाओ तहरीक के हवाले से कि हम चाहते हैं कि 12-13 साल की बच्ची जब उसका मजहब तब्दील किया जाता है, उसको अगवा किया जाता है, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं कि उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि 12-13 साल की बच्ची जो है उसको अपने मजहब का नहीं पता होता, क्योंकि 12-13 साल की बच्ची जो है उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उसका लाइसेंस नहीं बन सकता, तो वो एक ही दिन में अपना मजहब कैसे तब्दील कर सकती है। उसके लिए हमारा मुतालबा है कि इसके लिए शनाख्ती कार्ड की जो शिक है उसको पूरा किया जाए ताकि 18 साल की उम्र के बाद वो अपना मजहब तब्दील कर सके। जी। यूसुफ साहब, एक तो ये है कि जैसे कि आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड बता दिया कि आप लोगों ने इस मकसद के लिए बनाई। अगर जैसे बता रहे हैं फैसलाबाद वाली बात, तो देखिए अगर फैसलाबाद से इतने बड़ी-बड़ी हस्तियाँ निकलती हैं, वहाँ से एमएनए, एमपीएस हैं, तो वहाँ से कितनी सपोर्ट आपको मिली है और वहाँ पे आपके लिए क्या लाहे-अमल है? अभी के भी बहुत सारे हैं, अभी भी जो स्टैंडिंग कमेटी है, ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के, आपने उनसे बात की है? तो सबसे पहले मुझे वो बता दें कि क्या ये रजिस्टर्ड है कि नहीं और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप एलैबोरेट करें। तो बेटी बचाओ तहरीक अभी इसी साल शुरू हुई है जब तय दर तय वाकयात हो रहे थे, रेप केसेस के वाकयात हो रहे थे ज़ैनब के बाद और इसके बाद कराची का जो वाकया आरजू राजा केस था, उसके बाद एक तहरीक चली कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि ना तो कोई एनजीओ हो, ना मिनिस्ट्री हो और ना ही सियासी बैकग्राउंड हो। बेटी बचाओ तहरीक में तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं जो कि
मिनॉरिटी कम्युनिटी से, मसीही कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी से भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी हैं, मुस्लिम लीग काफ से भी हैं, और पीटीआई के भी हमारे रहनुमा हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। एक तो इसके सियासी मकासद नहीं है, और मैं दूसरे के ना ही जो हमारी एनजीओ है, ना ही और मिनिस्ट्री के तौर पर काम कर रही है। और इसके साथ साथ ये है कि जैसे आपने कहा कि फैसलाबाद में जो हमारे सियासी और मजहबी रहनुमा हैं, उनकी हमें भरपूर सपोर्ट हासिल है। हम लॉबिंग करते हैं, हम उनसे मिलते हैं। अभी हमारे मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, हमारे जो पीडीआई के जो मिनॉरिटी विंग के रहनुमा हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है। हमारे खलील तार सिंधु साहब से मुलाकात हुई है, वो नवीद अहमद जीवा साहब से हमारी मुलाकात हुई है। वो सब हमारे बैक पे खड़े हैं और कह रहे कि हम असेंबली में आपकी इस तहरीक के या अपनी बच्चियों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, हमारे मकासद जैसे नईम साहब ने बताया कि सीधे सीधे हैं। 3 बड़े मकासद है। एक तो रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं तसलसल से, काफी अरसा से बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। और आवाज हमारी ये है कि इनको कम किया जाए, बल्कि खत्म किया जाए। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, लेकिन उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। जल्द से जल्द कानून की, जैसे आप पहले कह रहे कि कानून इंसाफ में जल्दी फराहमी ना की, जो इसका मतलब इंसाफ फराहम नहीं हो रहा, तो उससे मसाइल बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि जो पोस्ट कन्वर्जन का एक हमारा कंपोनेंट है कि जो माइनर बच्चों की शादी हो रही है, जो वैसे भी कानून है पाकिस्तान में, हम इससे भी कह रहे हैं कि इस कानून पर अमल दरामद किया जाए। और दूसरा, सिर्फ सिंध में पोस्ट कन्वर्जन का जो कानून मौजूद है, वहाँ कुछ खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तो दूसरे सेनेट में, कौमी असम्बली में अब मौजूदा हुकूमत ने सियासी पार्टी के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट वाज़ा किया जो सेनेट में और असम्बली में पेश होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए असम्बली में, वो उसकी भरपूर तईद करेंगे, उसको अच्छी शक्ल में सामने लाएंगे। मौजूदा हुकूमत अगरचे बहुत कुछ काम कर रही है, हम उसकी तईद करते हैं, उसे तारीफ भी करते हैं कि वो इस मकसद के लिए ड्राफ्ट लेकर आ रही है। उसमें शीरी मजारी साहबा का बड़ा हाथ है, वो उसके लिए काम कर रही हैं। और तीसरा हमारा मकसद ये है कि अब ये होता है कि जो एक इल्जाम है, बल्कि हकीकत भी इसमें, कि 95% जो केसेस होते हैं वो निकल आते हैं बाद में कि ये आपकी बच्चियां जो अपनी मर्जी से शादी करती हैं, मर्जी से मजहब तब्दील करती हैं। तो हमारा ये तीसरा बड़ा मकसद ये है कि हम उस अपने जो बच्चियां हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर जाके हम कंपेन एक बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में हमने शुरू कर दी है। चर्चेज में जाकर, मंदिरों में जाके, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, बिशप साहबान हैं, फादर साहबान हैं, पादरी साहबान हैं, उनको हमने जाके रिक्वेस्ट की है, बल्कि मीटिंग्स बहुत ज्यादा हुई हैं कि वो चर्चेज में जब भी कुछ ऐसे होते हैं सरमन में, वो अपने बताएं कि कम से कम बच्चियों को अपने मजहब के मुताबिक एजुकेशन दें, तालीम दें, और अपने मजहब पर ईमान पे मजबूती की उनको तालीम दें। जब ऐसा हो जाएगा, शायद हमारी तहरीक का मकसद बहुत बड़ा पूरा हो जाएगा। उसके लिए शायद कानून की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब हम अपनी बच्चियों को, अपने वालिदैन को तरजीह देंगे। इसके साथ साथ ये भी हम कोशिश करें कि जब यहाँ तक मजहबी तालीम दें, वहाँ पर उनको अवेयरनेस भी दें कि जो काम पे बच्चियां जाती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, लेबरर हैं, फैक्ट्रियों में जाती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, वालिदैन की माशी मजबूरियां होती जाती हैं, जब तो अच्छी चीजें देखती हैं, अय्याशी देखती हैं, दूसरी तजशात देखती हैं, तो फिर वो दूसरे कैसे चक्रों में आ जाती हैं। तो हमने इसके लिए भी अपनी कुछ समाजी तंजीमों के साथ, कुछ एनजीओ के साथ मिलकर फैसलाबाद में और फैसलाबाद के बाहर भी उनको छोटे रोजगार की छोटे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सेल्फ सपोर्ट पे अपने काम करें। जो छोटी छोटी कामों के लिए बाहर जाती हैं, भट्टों पे जाती हैं, या फिर फैक्ट्रियों में जाती हैं, दूसरे घरों पे काम करने का, आप सिलाई सीखें, छोटे काम सीखें, और उस काम सीख के अपने घर में बैठ के काम करें। ये सब कुछ हम कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिद्दोजहद है हमारी कि हमारी जो कौम है, हमारी बच्चे जो है, हमारी बेटियां जो पढ़े लिखे, तालीम में आगे बढ़े। अब पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी जगह पर 2 ही तरीके हैं कि हम तरक्की कर सकें। एक तो ये है कि तालीम ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, और दूसरा ये है कि अपना रोजगार हो, बिजनेस की तरफ लाया जाए। मैं हाँ श्री जी। एक बात पूछना चाहूंगा, आप भी इत्तेफाक करोगे मेरे साथ। हम परवेज भट्टी साहब से पूछते हैं, बेटी की तरफ तो बड़ी तवज्जो एक तरबियत की इस वक्त किया जा रहा है। आया हमने अपने नौजवान को समझाया है कि तू भी बाज आ जा पुत्र, ए हरकत ना कर, तेरी वजह नाल ही ये सारा कुछ मामला बिल्कुल। खराब हो रहा है।
कदी सही ऐ गल भी ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਲਾयक ना निकले ਤੇ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रॉब्लम ना हो। जी शीरी आप क्या कहेंगे? आप फिर हम अब पूछते हैं इधराम से। आप मैं एक चीज जी। और भी मैं परवेज भट्टी साहब से पूछना चाहूंगी हुँ, कि हुँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि बेटों के लिए भी आपने कोई ऐसा लाया अमल बनाए। दूसरी ये चीज है कि अगर आपने बेटी ही बचानी है तो किसके लिए बचानी है? हम अपने लड़कों को इतना अपग्रेड करें कि जब जो बचे वो अपनों में ही रहे। ऐसा ना हो बेटियां हम बचाते रहे, लड़के हम तबाह कर दें। तो ये आपने इसके बारे में कुछ सोचा अभी तक कि नहीं? तो इसके लिए ना जी हमने यहाँ बेटियों के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, जैसा कि यूसुफ अदनान साहब ने बताया है। हम साथ साथ जब चर्चेज की बात करते हैं, अपने जो चर्चेज के हेड हैं उनसे बात करते हैं, तो बात उनको हम ये भी कहते हैं कि बेटियों के साथ माओ की और बेटों की भी तरबियत होनी चाहिए। और जो ये लड़के हमारे जो हैं ये बहुत ये थोड़ा-सा मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमारे लड़के जो है ना वो ना तो पढ़ते हैं और ना काम करते हैं और ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि उनकी माएँ और बहनें जो हैं वो काम करें कोठियों में। तो जहाँ हम बात करते हैं बेटियों की तो हम बेटों की भी बात करते हैं और साथ माँओं की भी बात करते हैं। क्योंकि बेटी की और बेटे की तरबियत के लिए माँ-बाप का बहुत रोल होता है। क्योंकि उनको समझाना, उनको उनकी करना माँ-बाप का अवलीन फ़र्ज़ है। और बेटों की हम बात करते हैं कि बेटों को हम ये मैसेज दे रहे हैं आपके ज़रिए भी और ऑनलाइन देते रहते हैं कि उनको अपनी माँओं और बहनों की खुद हिफ़ाज़त करनी है और उनकी इन बेटों की तरबियत भी हम कर रहे हैं कि वो बजाए कि वो गलियों की नुक्करों पे खड़े हों और आवारा फिरें, वो काम करें और जो उनकी माँ है, जो बहन है, उनको बाहर जाने से तब कर सकते हैं जब उनके घर के अखराजात पूरे होंगे। तो अगर कोई मजबूरी से माँ या बहन काम करती है तो वो तो एक मजबूरी बन गई। लेकिन अगर वो बच्चा या घर में 2 या 3 बेटे काम करेंगे तो उनका मेरा ख्याल है कि घर का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो ये हम तरबियत हमने बेटों की भी तरबियत शुरू की हुई है कि बेटे काम सीखें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अफ़सर बनें और अपने घर के हालात ठीक करें। ना कि वो गलत साइड पे जाकर अपने आप को तबाह करें, नशे की हालत में या दूसरे तमाम जो मामलात होते हैं। एक और भी देखने में आया, ये पहले भी ऐसे ही चल रहा था, पहले बल्कि ज़्यादा था, जो नकट्टू बेटा होता था उसको कहते थे इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा। जी, बिल्कुल। एक नया लफड़ा और डाल देते थे कि हाँ, बोलिए। अब उसको भी माँ-बाप उसको भी पाले, बहू को भी अपनी को, अपने बेटे को भी करे और बेटा और जो फिर है फिर उसके वो बाद मार उनके बच्चों को भी जी, और उनके बच्चों के भी अगर 2, 4, 5 हो जाते हैं तो उनको भी। और मार कटाई भी करे। ये भी है जी, कि वो मेरा ख्याल है सैमसन साहब जी, आजकल तो ये भी हो गया है। मैं हुँ, पहले ये समझती होती थी कि शायद खातून कोई फैक्ट्री है या कि लड़की कोई ऐसी चीज है, इंस्ट्रूमेंट है कि उस लड़के को ठीक कर देगी उसके पागलपन को। हुँ, और मैंने देखा कई लड़कियों की ऐसे ही जान चली गई उन हुँ। लड़कों के पागलपन की वजह से। जी नकट्टू है, नकारा है, दबिया कर दो। लेकिन आजकल मैंने देखा लोगों ने ट्रेंड चेंज भी किया है। जो हुँ, नकट्टू होता है, पढ़ता नहीं, उसको पादरी बना देते हैं। तो हाँ, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया आजकल थोड़ा। ये तो जी, जी, है। बहरहाल ये बात दूसरी अ, तरफ चली जाएगी। जी, जी। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा ये भी साथ-साथ आपके साथ भी गुफ्तगू करता हूँ कि आप बड़ी नज़र रखते हैं इधर-उधर। काफ़ी देर से कानून बन रहा है। कई दफ़ा ये सेनेट ने भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ था, उस कानून में भी ये माइनर का भी ज़िक्र है और फ़ोर्स कन्वर्जन का भी ज़िक्र है। इसी वजह से वो ये आया भी नहीं। तो आप भी श्री आपका राब्ता रहता है ये सारे मिनिस्टर्स के साथ भी। क्या ये संजीदा हैं या क्यों कानून ये कब जब हुकूमत बिल्कुल एंड पे आनी आएगी या उसका टाइम गुज़र जाएगा तब कहीं ये आएगा असेंबली में या क्या सूरत-ए-हाल क्या है? आप थोड़ा-सा मुझे बताइएगा फिर हम इनसे पूछते हैं। जी। एक्चुअली मैंने जो ऑब्जर्व किया है हुँ, वो यही है कि जब भी कोई वाकया होता है तो सारी जो है चीजें हरकत में आ जाती हैं। हुँ, और उसके बाद जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो बिल्कुल एक साइलेंट खामोशी छा जाती है। हुँ। और पता नहीं शायद हम इस इंतजार में हैं कोई बड़े वाकयात हों तो तभी कुछ होगा। जो मैंने ऑब्जर्व किया मैंने तो यही किया। नईम साहब ये सारा सीरी भी माशाल्लाह एक उनका एक बड़ा दायरा है
और हम भी नज़र रखते हैं। मेरी जो सारी जो कमीशन है, कौमी कमीशन बराए माइनॉरिटीज़, इनके साथ भी बात होती है। हमारे बड़े डॉक्टर जयप्रकाश हैं, उनके साथ होती है। ये सब इनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन असल में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये है। हालाँ हमारे दोस्त हैं ये सारे, तो हमारे अंदर तो खुद बड़ी ऐसी लेग पुलिंग है, बड़ा ऐसा मुश्किलात है जो आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं ये लूँगा, आपके साथ ही बात करूँगा, ये इनके साथ बात करते हैं हम। यूसुफ अदनान साहब, ये जो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ का एक जो चर्चेज़ का किरदार, कानून तो आता ही आता है, लेकिन चर्चेज़ का और वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप सोचें, तो ये जो चर्चेज़ कहाँ तक आपको सुनने के लिए तैयार हैं, या वो कितने स्टेप उन्होंने लिए हैं, या आपके बाद में आई है? लेकिन ये तो असल में ये मामला ही सारी कम्युनिटी का है, किसी एक का तो है नहीं। तो कितना आपके साथ तावन कर रहे हैं पादरी, फादर, या बिशप साहिबान, या सारे आ रहे हैं, ये कितना तावन कर रहे हैं आपके साथ? हमारी तवक्को से ज़्यादा ताउन हमारे साथ हो रहा है। जी। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, हुँ। वो मुकामी फादर साहबान से हाँ, और हाँ, पास्टर साहबान से राब्ता करके, तो बिल्कुल। कई जगहों पर तो ऐसे हैं चर्चेज़ में, फादर साहब या पादरी साहब खुद हमें मौका देते हैं कि आएँ चर्च के बाद अपना पैगाम दें। बेटी बिल्कुल। बचाओ तहरीक के जो मकासद हैं, उसे हुँ, बयान करें, हमारे बच्चों को, हमारे कलीसिया हुँ, को बताएँ कि हुँ, मकासद क्या है और हम हुँ। किस तरह अपनी कौम को साथ लेकर चल सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छा ताउन जाता है। तो आप कहाँ-कहाँ गए हो? फैसलाबाद के अलावा ज़रा थोड़ा-सा ज़रूर ज़िक्र करो कि आप फैसलाबाद से बाहर कौन-कौन से बड़े शहर, लाहौर में आप गए, रावलपिंडी में आप गए, मुल्तान की तरफ आपने रुख किया, ज़रा ये भी थोड़ा-सा हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर क्या मीडिया की अटक में आए? हाँ जी, अटक में आएँ ज़रूर। इस्लामाबाद में हमारा जो ग्रुप बहुत एक्टिव है, जी, ग्रास रूट लेवल पे आगे जा रहे हैं। जी। लाहौर में हमारा जो है कोऑर्डिनेटर है वो बड़े एक्टिव हैं, वहाँ हुँ, पर काम हुँ, हो रहा है। हुँ, मुल्तान में हो रहा है, मियां चन्नू में, मंडी बहाउद्दीन में, सरगोदा में, इन हुँ, सारे शहरों में एक्टिव। हुँ, जैसे मैंने कहा कि अभी इब्तदाई शक्ल है, बिल्कुल शुरू में 7-8 माह हुए हैं, तो वो बहुत बेहतर काम है, खुदा के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। हुँ, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ बढ़ते हुँ, जाएँगे और हम आगे हुँ। बढ़ते जाएँगे। ये बहुत होपफुल है। इंशाल्लाह आपके पास जैसे अटक में बहुत जल्द हम आएँगे आपके पास। और बहुत सारे लोग, हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। गो कि हमारा नेटवर्क तो अवेयरनेस का है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ वो शामिल हैं जो काम करने वाले हैं, जो काम करते हैं। जी, जी। जी शीरी, हाँ मैं जी, माइक। मेरे एक एक माइंड में है एक चीज़, देखिए हर तहरीक को चलाने के लिए उसके लिए फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए होती है, जी, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प कैसे माँगेंगे? और अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेंगे, तो आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे करेंगे? ये हमारा जो एजेंडा है, हर शख्स का एजेंडा है, सिर्फ़ हमारा जो नईम साहब का एजेंडा नहीं है। तो जो भी हमारा मकामी जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो हमारे ओहदेदार होते हैं, ज़िम्मेदारान होते हैं, वो अपनी मदद आपके तहत वो सारा अरेंजमेंट करते हैं। हमारे को इतने बड़े-बड़े वो नहीं होते फाइनेंसेस के खर्चे कि आप ने बहुत बड़े-बड़े कुछ जैसे जुलूस करने हैं, रैलियाँ निकालनी हैं। अभी 11 अगस्त पर आपने फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया है और वहाँ पर लोगों को ऐसे मोबिलाइजेशन की है, ऐसे लोग किए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि लोग खुद आए हैं। उनको पता है कि ये वक़्त की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए बाहर निकलें और ये लोग हो रहे हैं, लोग खुद साथ दे रहे हैं। हम और जो हमारी जो एग्ज़ेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं, वो माना सतह पर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ-साथ लोग अपनी-अपनी जगहों पर खुद सारे इंतज़ामात करते हैं, हमें इसकी कोई लंबी-चौड़ी की ज़रूरत नहीं है। ना ही हम इसको मैं क्या को ना तो इस एनजीओ के तौर पर हम रजिस्टर कराएँगे, ना ही मिनिस्ट्री के तौर पर रजिस्टर कराएँगे, जो फंड आएँगे हमारे से। तो इसलिए तो ये चीज़ है कि अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है और ये जो अपनी मदद आपके तहत जो तहरीकें होती हैं, इसी तरह चलती हैं। अगर हम देखें कोई डोनर एजेंसी होगी, तो शायद फिर वो हम दूसरे चक्कर में पड़ जाएँगे, जो हमारा अक्सर मकसद है, उससे हट जाएँगे। अ, देखिए मैं खुद इस चीज़ का हिस्सा रही हूँ। मैं आज से 11 साल हो गए, 12 साल हो गए मैं इस पे काम कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ट रेशियो बहुत था, तो मैंने ये अपने एंड पे काम शुरू किया।
और मैं जी, अपने एंड पे मैं उनको ब्यूटिशियन की, सिलाई कढ़ाई की, बाकी सारी जितनी भी स्किल्स देती थी, ताकि कि कहीं और ना जाएं, अपने घर में बैठ के ये स्किलफुल हो और चाहे 200 रुपए 400 रुपए कमाएं, अपने घर में कमाएं। एक वक्त होता है खुद से कर करके, ठीक है। अब लोग ये समझ होते हैं, अगर फर्ज करें आप, मैं यहाँ शुरू कर दूं बेटी बचाओ तहरीक के नाम से, जो कि मैं 11 सालों से कर रही हूँ, 12 सालों से, तो लोगों का ये राय था ए तां काम करती है, एनू डॉलर आंदे ने, ए बिल्कुल तां करती है। मतलब एक वक्त होता है ना, उस वक्त जाहिर है मैं INGO में जॉब करती थी, मैं दाई की पास्टर्स को नहीं देती थी, मैं इस काम पे लगाती थी। पास्टर अलग खिलाफ, मैं अलग अपने मसले मसाइल में, और बाकी चीजें अलग। लेकिन लोग तो देखने वाले यही कहते हैं। और फिर सेकंड थिंग जो आपने कहा है कि मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसका भी तो चेक एंड बैलेंस कोई रखता होगा ना। वो आपके पास क्या क्राइटेरिया है? जो मंथली कोई देता है तो उसकी चेक एंड बैलेंस कैसे होता बिल्कुल, वो मंथली हमारे है, वो चीज़ें सारी होती हैं, वो तो बेहतर चेक एंड बैलेंस है हमारे। वो मंथली जो इजलास होता है वो साफ देता है कि इतना ये हमारे कंट्रीब्यूशन होता है, इतना इस महीने खर्च हो गया। ये सारी चीज़ें चलती हैं साथ साथ। लेकिन ये है कि अगर हम, जैसे आपने कहा सिलाई सेंटर, तो हमारे साथ जो है कुछ NGOs हैं, अगरचे वो अपना काम खुद कर रही हैं और हम उन तक पहुंचते हैं कि आप इस इलाके में काम कर रही हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर, हमारे जो जिम्मेदार है उसके साथ मिलकर कुछ बच्चों को अकोमोडेट करें। मेरे बहुत सारी यहाँ पे फीडबैक भी है। सबसे ज़्यादा जो शफीक उल ज़मान साहब हैं, वो क्रिश्चियन टाइम्स के चीफ एडिटर भी हैं और एक सियासी रहनुमा भी हैं। काफ़ी फीडबैक भी आई है। है? मैं ये फीडबैक थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी जी। कि शफीकुर जमान साहब ने लिखा है कि कानून तो है लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं होता। फिर उन्होंने एक और मैसेज लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये मुल्क ऐसी डगर पे चल रहा है, लगता है कि लोगों को अपनी बेटियां अब जिंदा दफन करना पड़े। खुदा ना करे शफीक साहब ऐसा वक्त आए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुझे ये नाम बड़ा पसंद आया है कि बेटी बचाओ और बेटा सुधारो। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज को कहा कि ये नाम अच्छा है। थैंक यू सो मच। और जी बाकी ये है कि कुछ लोगों ने कहा क्या अकलियतें आजाद है, तो जो पूछ रहा है उनको मेरा ख्याल है ताहिर साहब आपको ज्यादा पता है कि अकलियतें कितनी आजाद है। तो मेरा ख्याल है मुझे इसको ज्यादा बताने की या सैमसन साहब को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी लोगों ने भी हमें इसमें फीडबैक लिखा है, वेल डन या वेल साइड और बहुत कुछ इस तरह के। हम उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो कि अभी तक हमारे साथ हैं और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो नईम साहब, आप और कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? इस वक्त वाकई ही बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये जो ट्रक की बत्तियों के पीछे लगने वाली आदतें हैं, इसको हम कब छोड़ेंगे ये वाली आदतें? सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा थैंक करता यू। हूँ आपका कि आज वो भी बेटी बचाओ तहरीक की बात कर रहे हैं और ये टीवी हमारे साथ है और आप हमारे साथ हैं, बेटी बचाओ तहरीक का हिस्सा हैं और ये दुनिया में मैसेज जा रहा है कि हम अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपके वसीले से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं उन तमाम तकसीम हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आए आप बेटी बचाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म पे आए और हम इकट्ठे मिलकर, हम यकजा होकर इसके लिए जद्दोजहद करें। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारा इत्तेफाक नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम एक होंगे तो हमारी ताकत होगी। तो इसलिए मैं उन तमाम मुंतशिर क़ुव्वतों को ये दावत देता हूँ कि आए बेटी बचाओ तहरीक का हिस्सा बने। मैं बचाओ तहरीक के कारवां में शामिल हुए हैं और खुसूसी तौर पर जो हमारे बाहर बैठे हुए दोस्त हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, वो सुन रहे हैं और उन्होंने भी एक बहुत ज़्यादा खुद उन्होंने हमें कहा कि हम बेटी बचाओ तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि बेटियों के लिए, पाकिस्तान की बेटियों के लिए, तो उनको ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहिए। नईम जी, जी। यकूब साहब लाइन पे जी, हमारे जी। साथ इस वक्त हमारे मोहतरम हैं शफीकुल जमान, कुछ जी, कहना जी। चाह रहे हैं, तो फिर हम जी, आपकी जी। बात सुनते हैं। हम जी, देखते हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वो क्या कहना मैं चाहते उन हैं। सबसे पहले समसन भाई आपको और हमारी छोटी बहन
असलम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरे चैनल की सारी टीम को, कि आप हमेशा बड़े अच्छे प्रोग्राम और जिसकी हमें जरूरत है वो प्रोग्राम वो आप पॉइंट मतलब रेस करते हैं। दूसरी तरफ की कौम दी दुखती रखते होते हाथ रखते हो, हमेशा उन चीजों को आप हाईलाइट करते हो जिसकी हमारी नेशन को, हमारी कौम को जरूरत है। बहुत सारी बातें हुई, इनकी मैंने सारी बातें सुनी है। एक अच्छी तहरीक है, एक अच्छी सोच है। वैसे भी नेपोलियन बोनापार्ट का यह पैगाम था, ये मैसेज रहा है कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएं दो, मैं आपको एक मजबूत कौम दूंगा, एक मजबूत नेशन बनाऊंगा। माँ का बहुत ही बड़ा रोल है। हमारी बदकिस्मती रही है कि जैसे आप हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि लेग पुलिंग हमारी खत्म ही नहीं होती। हमारी बदकिस्मती रही कि साढ़े पल्ले है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। हम खुद अपने दुश्मन हैं। लोगों को तो हमें साथ दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद एक दूसरे के लिए नाइंसाफी का बायस बनते हैं, हम खुद एक दूसरे के लिए गड़े खोते हैं। आप सुबह से शाम तक इस चैनल पे क्या पैगाम नहीं देते? यूनिटी का पैगाम देते हो, समझ का पैगाम देते हो, समझदारी का पैगाम देते हो, इत्तेफाक का पैगाम देते हो। जैसे अभी आप कहते हैं कि जी वो पहला अदब से सीख लो, भाई मतलब हंसने वाली बात है कि आप वो कहते हैं ना कि आप लोग समझने की कोशिश करो कि ये बंदा जो एक स्ट्रगल कर रहा है, ये बंदा जो अपना, दूसरे लफ्ज़ से शमशेर भाई मैं ये कहूंगा कि ये जितने भी हमारे अच्छी तहरीक में काम करते हैं लोग, कौम के लिए काम करते हैं, उन्होंने कौम अपने ढिडों तो पैदा नहीं की हुई। ये दर्द रखते हैं, ये बहुत कम लोग ऐसी सोच रखते हैं। अच्छी सोच रखना और अच्छी सोच को लेके आगे बढ़ना बहुत कम लोग हैं हमारी कौम में, जिसकी वजह से हम दिन रात पिस रहे हैं हर जगह पे। तो जब तक बड़ी नईम यकूब साहब से मैं अक्सर इनकी न्यूज भी आपने पढ़ा होगा, आपकी पेपर्स में आते हैं, मेरे इनसे बड़े फोन पे बात भी होती है, हमेशा मैंने अप्रिशिएट करता हूँ। और जिन जिन लोग जो भी हमारी कौम के लिए अच्छा काम करते हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमारा चैनल हो या हम कॉल करें या हम लिखें, जो भी हम कर सकते हैं हम उनकी आवाज बनते हैं, क्योंकि ये वो करते हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये कर रहे हैं। ये ऐसी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं जिससे कुछ कम तुम तहरीकें जो अति खत्म नहीं होती है। करीब इन्होंने ये तहरीक शुरू की है और मैं ये आपके चैनल से वसूख से कहता हूँ कि देखना अभी 4 सालों में बेशुमार तहरीकें होगी, लेकिन तहरीक खत्म नहीं होती। पार्टियां खत्म हो जाती हैं, एनजीओ खत्म हो जाती है, लेकिन तहरीक नहीं खत्म होती है। कच्ची तहरीक लेके आए हैं। खुदा करे कि खुदा इन्हें कामयाबी अता करे और मुल्क में तालीम का निज़ाम बेहतर हो, कानून का निज़ाम बेहतर हो, जिससे हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, हम तरक्की कर सके, हमारी देश तरक्की कर सके। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू, आपने मेरी कॉल ली है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस तारीख को कामयाबी अता करे। हमारी जो भी इनको जरूरत है, मैं आपके चैनल के थ्रू इनको कहता हूँ कि हम हमेशा आपके साथ है। जो मेरी कौम के लिए खड़ा है हम आपके साथ है। आपको पता है हम तो जाके आसिया बीबी के लिए स्विट्जरलैंड में भी नारे लगाते रहे हैं। जो हमारी कौम के लिए काम करता है हम उसके साथ है। हमारा नजरिया, हमारी सोच हो सकता है कि हमारी से ना बनती हो। हाँ जी, शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और हमेशा रहनुमाई करते हैं। तो हम आपका तरीक बेटी बचाओ तरीक की जानब से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने आप हमारा ही हिस्सा हैं। नहीं यकूब साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं ना शफीक उज़्ज़मान साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्पेशल पेन लेकर और बड़ी अच्छी बातें की और बेटी बचाओ तहरीक का एक उन्होंने सपोर्ट करने का भी हमें अंदिया दिया। उसके लिए मैं उनका नहायत दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा मैं उनके लिए जो उन्होंने बातें की है एक शेर उनके नजर करना चाहता हूँ और आपकी भी। वो जो उंज भी रावां औखियां सन, वो जो उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी ਜ਼ਾਲਮ सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। और ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। और ये शेर ਜਿਹੜਾ है बड़ा फिट बैठा इस गल पे। मैं आखिरी छोटी सी बात करूंगा। नईम यकूब साहब, ये जो हमारा मीडिया है, मीडिया का किरदार
हर कम्युनिटी में, कौम में, मुल्क में मीडिया का किरदार बहुत बड़ा किरदार है, सच बोलना और आवाज़ उठाना। आप अपना जो अपना मसीही मीडिया है या क्रिश्चियन मीडिया है, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ या सहाफ़ी अलग जो हमारे सहाफ़ी हैं, क्या वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, कर रहे हैं? इस वक़्त आप सैटिस्फाई हो ये सारे मीडिया से या कुछ कहना चाहो, तब भी आप ज़रूर कहो? जी, तो जी। मैं समझता हूँ कि हमारे क्रिश्चियन मीडिया के लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मुतहरक हैं हुँ, और वो बहुत अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं हुँ, और बहुत सारे चैनल जो है ना वो इसको हाईलाइट करते हैं। जो भी कोई वाकया होता है या जी, हमारे जो हकूक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। मैं आपके हुँ, वसीले से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मजीद जो है ना वो हमें जद्दोजहद की जरूरत है और एक होने की, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। हुँ। यूसुफ अदनान साहब बात करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी? इनसे ये भी पूछा जाए कि जो 14 अगस्त का वाक़या है, ये इनके पास क्या हल है? सबने तो हल नहीं बताया किसी ने भी। जी, एक तो जैसे अभी लाहौर में जो वाक़या तो उसकी हमने भरपूर मज़म्मत की है जी। और मैं समझता हूँ कि हम अभी भी कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, 74-75 साल हो गए, लेकिन इस वाक़या से देखकर बड़ा दुःख हुँ, होता है कि हुँ, शायद हम गुलामी की से भी हुँ, बदतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हुँ, कि हम इल्ज़ाम देते हैं कि अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर, बच्चियों पर कि जी हुँ, वो लिबास ठीक नहीं पहनते या टिक-टॉक पे वो चाहे किसी भी तरह से आए, लेकिन उसको आज़ादी है, जैसे आप आज़ाद हैं, उससे भी आज़ादी है हुँ, घूमने-फिरने की, सैर करने की। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे तरफ देखें तो अगर आप वो लिहाफ़ में महफूज़ नहीं है, कब्र में भी तो मौजूद कब्र में महफूज़ नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़हनी गुलामी की तरफ जा रही हैं। जी, तो हम चाहेंगे कि हुकूमत सख्त से सख्त एक्शन ले और कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन पर अमल किया जाए और जो कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ये चीज़ें, तो फिर हुँ, वो केस काम होंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाह आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सैमसन साहब, शीमी साहिबा का कि आपने हमारी तहरीक को, हमारे साथियों को मौका दिया कि अपना पैगाम कौम तक पहुँचाएँ। और इसमें सिर्फ़ फिर वही बात मैं दोहराऊँगा कि कवानीन और जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो बनती रहेंगी, साथ-साथ होती रहेंगी, कवानीन बनते रहेंगे। असेंबलियों में पार्लियामेंट का काम है। लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो अपनी मुकामी सतह पर लोग कर सकते हैं, अपने बेटियों को, अपने बेटों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर जाएँ, ताकि हमें कोई ज़रूरत ही ना पड़े, अच्छे रोज़गार की तरफ जाएँ, अच्छे काम की तरफ जाएँ, आगे बढ़ें, तरक्की करें। लोग अभी 21वीं सदी से आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग चाँद पर पहुँच या मरीख पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इस गुर्बत से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीके से निकल सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीम दिलवाएँगे, बच्चों को पढ़ाएँगे, उन्हें रोज़गार दिलाएँगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी। जी, नईम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वाक़या हुआ है लाहौर में, रिक्शे वाला और मनारे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ़ वर्ज़ी है, जिसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पंजाब के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बहुत एक्शन लिया और लोगों को पकड़ा। लेकिन हुँ, सिर्फ़ पकड़ने से मसला हल नहीं होगा। जब तक उनको सख्त से सख्त सजा नहीं के अभी भी ज़ैनब बिल जो है वो आया है पंजाब में, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, बेटी बचाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म से कि इसके लिए आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ऐसे कवानीन बनाए जाएं, अगर कानून हैं तो उन पर मौसर कानून साजी की जाए, उन पर अमल दरामद कराया जाए ताकि लोग इस तरह का काम करने से खौफजदा हों। तो यही हमारा है कि अपनी माओ बहनों बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके दुपट्टे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज्जत और आबरू के लिए पाकिस्तान में इस तरह का कानून होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेटियां हम सब की बेटियां हैं हुँ, और हमारा सबका हक है कि हम हुँ, उनके इज्जत और वकार के लिए, उनकी हिफाजत के लिए एक ऐसा ढांचा बनाए, एक ऐसा कानून बनाए, कानून साजी की जाए ताकि ऐसे दरिंदों को इबरतनाक सजा मिल सके।
जी, बहुत शुक्रिया जी शीरी। हम अब इख्तिताम पर ही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप एक अ, एज़ ए ह्यूमन राइट्स और एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट आप खुद को रख के आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए राइट्स तो यहाँ सारे ही जीरो हो जाते हैं जब एक बंदी को उसकी मर्जी के बगैर आपने चीर फाड़ करने की कोशिश कर दी, तो ये हुँ, राइट तो वहीं पे खत्म है। मुझे अब लगता है कि मर्दों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हुँ, जो कम से कम शादीशुदा मर्द हैं उन्हें तो जरूर देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी ये है कि अगर किसी की कोई बीवी मरती है या उसकी बहन मरती है तो उसके साथ मर्द को भी दफन कर दें, क्योंकि औरत तो वहां भी महफूज नहीं है। पहले सत्ती के टाइम पे मर्द मरता था, औरत को दफनाते थे। अब तो मैं कहती हूँ ऐसा वक्त आए ना कि औरत मरे तो मर्दों को भी साथ ही डाल दो बीच में कि जी इसकी हिफाजत करें। जब एक जिंदा की नहीं हिफाजत कर सकते खुदा के बंदो, तो फिर क्या करनी है? वेरी या गुड। औरतों को इतना कॉम्पिटेंट कर दें, इतना उन्हें हुँ, मजबूत कर दें, इतना उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा दिया जाए कि वो अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से बच सके। और मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट भी लगाई थी सेल्फ डिफेंस के हवाले से। मैंने कहा इन्हें भी वेपन यूज करना आना चाहिए, इन्हें भी सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाती है, मतलब कि आपने किन ऐसे पार्ट्स पे अटैक करना है जिसकी वजह से मर्द आप पे अटैक ना कर सके। तो लोगों ने मुझे बड़ा डिस्करेज किया, वो कहते हैं जी ये बड़ी अजीब बातें करती हैं। और उसके बाद ही 1 महीने के बाद ये वाकया हो गया और वही लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि बिल्कुल आप ठीक कहती थी। और मैं कभी भी मर्दों के अगेंस्ट नहीं हूँ। मर्द औरत ही माशरे की खूबसूरत इकाई है, एक खानदान है। तो अ, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हुँ, हम लोग सिर्फ मीडिया के लिहाज से औरतों पे सिर्फ वो ना करें, हमें ना प्रैक्टिकली अपने माशरे को ठीक करना होगा, वो चाहे अ आप हो, मैं हूँ, जो भी जी, शीरी मैं आपके बातों से इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन आप ये सोचो जहाँ 400 दरिंदे होते हैं, वहाँ एक कितनी भी वो कराटे की डिफेंस वो कितना भी हो या फिर उसके पास असला हो तो फिर वो करे कुछ, हैं? तो ये असल में ज़िम्मेदारी इस मर्द की उन लोगों की बनती है जो खामोश तमाशाई बन के बल्कि खुद उसमें शामिल हो जाते हैं। शामिल हमें हो जाए। एक मर्द को बहुत अहम किरदार अदा ये करना होगा कि जहाँ ऐसी नाइंसाफ़ियाँ ऐसा काम होता है, उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह वहाँ वाक़या पर एक बच्चे ने जाके पानी जो है वो पानी की बोतल लेके हाँ गया जी, था, एक बच्चा। अब देखो बड़ा किसी ने ऐसा मुज़ाहिरा अगर कोई उसमें मुदाखलत करता, तो शायद ऐसा ना होता। या शायद जो रोड पे जा रहे थे, जो हरकत कर रहा था, दूसरा मुदाखलत करता, तो ऐसा हरगिज़ ना होता। तो हमें जो है मर्द हज़रात को इस वक़्त इज़्ज़त बचाने के लिए, बेटी बचाने के लिए, माँ-बेटी अपनी बीवी को या ये औरत को बचाने के लिए उसको भी कदम लेना पड़ेगा और उसको एग्ज़ैक्टली। सोचना पड़ेगा। उसको हुँ, सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरह हो गया, तो किसी की जब किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं है, तो आप भी तो उसी में शामिल हो जाओगे, अगर आप शामिल है, बिल्कुल। खड़े नहीं होगे। तो यही हल है आज हमारी सारी गुफ्तगू का और हम एक दफ़ा बेटी बचाओ तहरीक के ओहदेदारान जिसमें ख़ास नईम याकूब गिल साहब थे, फिर यूसुफ अदनान थे, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फिर आप हमारे साथ शामिल होइएगा। हम मज़ीद आपके साथ किसी दिन बैठेंगे इसी तरह। श्री असलम वेल डन। आप हमेशा से दलेराना आपने बेनज़ीर आला किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन आप सबका हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे जो है फीडबैक भी देते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सबका। तो खुदा हाफ़िज़, खुदा आप सबका हामी नासिर हो और मैं फिर कहूँगा टेक केयर, अपने एहतियात कीजिएगा, अपने पड़ोसी साहब का एहतियात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।